दुर्लभ गुरु का दर्श है, दुर्लभ गुरु का साथ, दुर्लभ उठना गुरु नजर, दुर्लभ सर पर हाथ, दुर्लभ गुरु संकेत हैं, दुर्लभ तत्पालन, दुर्लभतम गुरु चरण में है समाधि धारण। बोलिए देवादिदेव 1000 श्री मुनि सुव्रतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य परमेश्वरी गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। 3 कम 9 करोड़ मुनि राजों की जय। परम पूज्य सोमसागर महाराज की, आचार्य संघ की। सबसे पहले तो आप लोग बहुत देर से बैठे हुए हैं, तो देर से और दूर से आने के बावजूद भी थकान और ऊब स्वाभाविक सी होती है, लेकिन उस ऊब को खुश कराने में मुस्कराने की एक अहम भूमिका होती है। तो आपके चेहरे की मुस्कान इस पूरी ऊब और थकान को दूर करने में पर्याप्त मैं समझता हूं, और आपकी मुस्कान के लिए आपकी अनुमोदना चाहता हूं। आपने सुना होगा एक ऐसे व्यक्ति का नाम जिस व्यक्ति ने सौतेला व्यवहार तो किया ही, सौतेली भाषा भी छोड़ के गया। उस व्यक्ति का नाम था लॉर्ड मैकाले। जब उसने हाउस ऑफ कॉमन्स में, जो कि ब्रिटेन की संसद मानी जाती है, एक भाषण दिया, उस भाषण से ही, उसके कुछ अंश से मैं आज की बात की शुरुआत करूंगा, और आप सबके लिए सोचने के लिए वो पर्याप्त मैं कुछ ऐसे प्रसंग देना चाहता हूं, क्योंकि आप तो शिक्षक हैं, आपके लिए सारी बात नहीं, इशारे की बात समझाई जाती है। उसने जब कहा हाउस ऑफ कॉमन्स में, सौतेली भाषा में कहा था। सौतेली भाषा आप समझते हैं, जो मातृभाषा नहीं होती उसका नाम सौतेली भाषा होती है। आई हैव ट्रेवल्ड ऑल ओवर द इंडिया, आई एम नॉट सीन एनी वैगर एंड थीप इन इंडिया। ये 2 सेंटेंस, इसके बाद कुछ और भी कहे, ये 2 सेंटेंस बहुत बड़ी अपने आप में चिंतन के बिंदु हैं कि मैंने पूरे चतुर्दिक भारत की यात्रा की, लेकिन मैंने कहीं भी भारत में भिखारी और चोर नहीं देखा। और इसके पीछे यदि कोई बड़ी नींव है तो वो सिर्फ इतनी सी कि यहाँ की सांस्कृतिक विरासत और यहाँ की शिक्षा पद्धति और भारतीयों का अपनी भाषा के प्रति बहुमान, ऐसी मजबूत नींव को जो अपने हर सांचे में ढाल करके रखते हैं, उनके सांचे को, उनकी नींव को हिला पाना हम जैसे कमजोर दिल वालों के लिए संभव नहीं है। जब ये अपनी मजबूरी और अपनी कमजोरी उस हाउस ऑफ कॉमन्स में उस लॉर्ड मैकाले ने स्वीकारी, तो पूरे हाउस ने ये प्रश्न किया, आपने कमजोरी तो बता दी, मजबूरी भी बता दी, मजबूती कैसे लाओगे? तो उसी हाउस ऑफ कॉमन्स में उस लॉर्ड मैकाले ने यह कहा कि यदि इनकी इस मजबूत विरासत को हिलाना है, तो सबसे पहले इनको अपनी शिक्षा व्यवस्था के प्रति बहुमान खोना पड़ेगा। और शिक्षा के प्रति बहुमान खोने में मील का पत्थर साबित होगा जब इनको अपनी भाषा के प्रति गौरव खत्म हो जाएगा। और यदि इनको, इनकी शिक्षा और भाषा, इन दोनों से गौरव समाप्त हो गया, तो ये सिर्फ मात्र चेहरे से भारतीय होंगे, दिमाग से अंग्रेज बन चुके होंगे। और यही उन्होंने जब बात रखी और सारे सांसदों ने हाउस ऑफ कॉमन्स में उसकी बात को मोहर लगाई, उस मोहर के बाद सारे भारतीय उन ब्रिटिशर्स के मोहरे बनते चले गए। आज मैं जो आप लोगों के लिए सम्मान सूचक, सम्मान तो एक औपचारिकता होती है, लेकिन सम्मान आपका वो है जो आपने इस देश के लिए समर्पित किया है। और देश के लिए समर्पित किया हुआ सम्मान जब आपके विद्यार्थी और आपके छात्रों के द्वारा
बहुमान के रूप में सामने आता है, तो ये छात्र और शिक्षक, शिष्य और गुरु के लिए एक ऐसा सेतु बन जाता है जहाँ पर सेतु मात्र छात्र को शिक्षक तक पहुँचने के लिए नहीं, प्रत्येक बच्चे को होनहार नागरिक और होनहार एक संविधान के प्रदाता के रूप में सामने आ जाता है। अब मैं कुछ बात आपके सामने रखना चाहता हूं। एक प्रश्न के रूप में मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 2-3 माह का बालक है, शिशु है, और मां जब उसके लिए पानी पिलाती है तो क्या गिलास, जग, लोटे से पिलाती है कि चम्मच से पिलाती है? अनावश्यक आपके पास सारे संसाधन भी क्यों ना हो, लेकिन उसके अंदर पानी पहुंचाने के लिए योग्य पात्र होता है चम्मच। महत्वपूर्ण चम्मच नहीं है, महत्वपूर्ण पानी है, लेकिन उस पानी को पहुंचाने के लिए जो आवश्यक है वो भी महत्वपूर्ण बन जाता है। तो जैसे शैशव अवस्था में उसके मुख तक पहुंचाने के लिए चम्मच आवश्यक होती है, ऐसी बाल्यावस्था में और प्राथमिक कक्षा की अवस्था में उस बालक के भीतर भाव और शिक्षा को पहुंचाने के लिए भाषा की आवश्यकता होती है। और ऐसे में आप भाषा और उस पात्र को लोटे के रूप में, जग के रूप में और सुराही के रूप में लाके रख दो, तो वो नन्हा सा बालक ना वो पानी पहचान पाएगा और ना वो पात्र को पहचान पाएगा। ऐसा ही आज किया जा रहा है उन नन्हे प्राथमिक कक्षा के बालकों के साथ, माध्यमिक शिक्षा के बालकों के साथ, उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के बालकों के साथ और उच्चतम माध्यमिक शिक्षा के बालकों के साथ। जब उनकी भावों को ग्रहण करने की उम्र है, उस समय हम उनके भाषा में लटका देते हैं, और जब वो उस भाषा पर अपना अधिकार कर पाते हैं तब तक उनसे भाव छूट जाते हैं, और फिर ये होता है कि ना उनके अधिकार में भाषा रह पाती और ना भाव रह पाते। और अब जबकि नई शिक्षा नीति में प्राथमिक कक्षा में विद्यार्थियों के लिए मातृभाषा में शिक्षण दिया जाए, ये वाली बात आ चुकी है। क्रियान्वयन करने के लिए कितना समय लगेगा ये तो आप लोगों के बाजुओं पर निर्भर करता है, और बाजुओं के साथ साथ इस बोध पर निर्भर करता है कि कब तक आप उसको क्रियान्वयन करा सकते हो। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, भाषा सिर्फ मात्र बोलने का नाम है कि भरोसे का नाम है? यदि भाषा सिर्फ बोलने की नाम होती तो भाषा पर भरोसा कोई नहीं करता। भाषा भरोसे का नाम है, तब तो जाकर के किसी भी कंपनी के सेल्समैन को ये कहा जाता है तुम्हारी सारी योग्यताएं तब आंकी जाएंगी जब तुमको ग्राहकों की भाषा में बोलना आता हो। तुम्हारे पास MBA की डिग्री हो, कोई दिक्कत नहीं, BTech, M.Tech, PhD भी किया हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुम यदि हमारे प्रोडक्ट को ग्राहकों के बीच में बेचना चाहते हो तो उस बेचने के लिए तुम्हें ग्राहकों की भाषा आनी चाहिए। जब किसी राजनीतिक पार्टी के द्वारा अपने उम्मीदवारों के लिए टिकट प्रदान किया जाता है तो उस उम्मीदवार से ये अपेक्षा भी की जाती है कि तुम वोट मांगने जाओ तो सौतेली भाषा से नहीं, उनकी मातृभाषा में जाना, क्योंकि मातृभाषा की बात पूरी समझ में आती है, तब जाकर के वो सौतेले व्यक्ति भी तुम्हारे अपने बन जाया करते हैं। इतना ही नहीं, जब आपका बच्चा बड़े बड़े स्कूलों में जहां पर सौतेली भाषा सिखाई जाती है, वहां से पढ़कर के आकर के भी आपके घर में जब आपसे लाड़ प्यार दर्शाता है, तो बताओ सौतेली माँ के साथ तो सौतेली भाषा में दर्शा सकता है, लेकिन अपनी सच्ची माँ के साथ तो मातृभाषा में दर्शा पाता है। तो जब हर चीज के लिए मातृभाषा आवश्यक है, व्यापार के लिए आवश्यक है, रिश्तेदार के लिए आवश्यक है, परिवार के लिए आवश्यक है, तो ऐसी कौन सी मजबूरी है जो हमारे लिए सौतेली भाषा को अपने माथे पर चढ़ाने की आवश्यकता महसूस हो गई? किसी भाषा का यहाँ अपमान करने की बात नहीं है, हम तो हर भाषा का सम्मान कर सकते हैं, लेकिन अपनी मातृभाषा के बहुमान के साथ। और जो अपनी मातृभाषा को बेच करके आ जाएं और सौतेली भाषा को गले लगाएं, तो हमें लगता है उन बच्चों का और उन नागरिकों का पालन पोषण
सौतेली माँ के साथ हुआ है, तब तो जाकर के उनको अपनी माँ के साथ भाषा के प्रति भी मातृत्व नहीं आ पाया है। अब प्रश्न उठता है ये, जो आप सबके मन में कौंध रहा होगा, मैं उस प्रश्न पर लाना चाहता हूं आपको। महाराज बात तो सच्ची है, लेकिन दुनिया अंग्रेजी के बगैर नहीं चलती है। जब ग्लोबल लैंग्वेज अंग्रेजी बन चुकी है, तो ऐसे में हम कैसे उम्मीद करें कि भारत में नई शिक्षा नीति आने के बावजूद भी मातृभाषा में पाठ्यक्रम चालू हो पाएगा? भाई ये ग्लोबल लैंग्वेज किस आधार पर बन गई? क्या दुनिया के सारे देश अंग्रेजी को मातृभाषा के रूप में पाते हैं? कुल 4.5 देश हैं दुनिया में, 200 देशों में से कुल 4.5 देश हैं जिनकी अंग्रेजी मातृभाषा है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका का कुछ पार्ट, कनाडा और ब्रिटेन का आधा पार्ट, ये कुल 4.5 देश हैं जिनकी मातृभाषा अंग्रेजी है। और आपको जिस सौतेले व्यवहार करने वालों ने सौतेली भाषा को आपके माथे पर थोप दिया है, उस ब्रिटेन की मैं आपको कवायद बता दूं कि उस ब्रिटेन में राजघराने में आज भी इंग्लिश नहीं बोली जाती, फ्रेंच बोली जाती है। वहां पर तो जिस ब्रिटिश की भाषा को आप अपने सर माथे उठाए पड़े हैं, राजघरानों की भाषा तो फ्रेंच है, गरीबों की भाषा अंग्रेजी है। जब तुम्हारे ऊपर ये गरीबी का दंश छोड़ करके गए, तब जाकर के तुम्हारे लिए वो अंग्रेजी के मोहताज बना के चले गए। और उसी ब्रिटेन का एक पार्ट है स्कॉटलैंड, क्योंकि स्कॉटलैंड, आयरलैंड और इंग्लैंड, इन तीनों को मिलकर बनता है ग्रेट ब्रिटेन। स्कॉटलैंड में यदि आप इंग्लिश बोल दो तो पुरस्कार के रूप में 2 तमाचे रसीद किए जाएंगे। ए मिस्टर, यहां पर स्कॉटिश बोलिए, इंग्लिश नहीं। जिस अंग्रेजी को सर माथे ओढ़ने की हमारे ऊपर जिस सवार हुई है, उसी ब्रिटेन के द्वारा उस ब्रिटेन में भी राजघराने में इंग्लिश नहीं बोली जाती और स्कॉटलैंड में इंग्लिश नहीं बोली जाती। तो फिर भारत को ऐसी कौन सी मुसीबत आ पड़ी कि अंग्रेजी के बगैर ना वो व्यवहार कर सकते, ना व्यापार कर सकते। जहां तक बात है व्यापार की और जॉब की, आप लोगों को लगता है आज तो जॉब बिना अंग्रेजी के संभव नहीं है। तो जब हमने बताया कि सेल्समैन, मैनेजर और सब कुछ छोटी से लेकर बड़ी तक जॉब, भले ही आपकी योग्यता के आधार पर आपको नियुक्ति के रूप में मिलती हो, लेकिन वहां पर आपकी योग्यता धरी रह जाती है यदि आपको उनकी मातृभाषा में और उनकी बोलचाल की भाषा में बोलना नहीं आता है। तो मेरा सिर्फ इंटरव्यू इंग्लिश के आधार पर होगा, लेकिन मेरा व्यवहार तो उनकी बोलचाल की भाषा में होगा। इंटरव्यू के लिए आपने इंग्लिश सीखी है क्या? एंट्रेंस के रूप में मात्र आपने पूरा जीवन खपा दिया और एंटर करने के बाद सो गए। अरे आपने दरवाजा खोला, जिस चीज के लिए आपने पूरी मेहनत की, कम से कम दरवाजा खोलने के बाद उसकी उपयोगिता तो होनी चाहिए। आप सपने लेते हो, बड़े स्कूलों में, कॉलेजों में और विश्वविद्यालयों में पढ़ते हो, सपने आप किस भाषा में आते हैं आपके बताओ? इंग्लिश में आते हैं, फ्रेंच में आते, चाइनीज में आते? सपने तो सिर्फ उसी में आते हैं जो आपकी मातृभाषा हो। तो जब आपके सपने भी मातृभाषा में आते हैं तो साकार भी आपको मातृभाषा में ही करने पड़ेंगे। नहीं है तो सपने किसी दूसरी भाषा के और साकार किसी दूसरी भाषा में, तो आपका वो सेतु टूट जाएगा जो आपके सपनों को साकार करने के लिए कारण बनेगा। मनोरंजन की जहां तक बात है, सिनेमा की जहां तक बात है, बड़े आप इंग्लिश बोलने वाले हो, बड़ी दूसरी भाषाओं को गले लगाने वाले हो, लेकिन कोई मूवी देखते हो, सच बताना तुम्हारी पसंदीदा मूवी यदि मराठी में कन्वर्ट होकर के आ जाए तो तुम्हारे लिए कैसा लगता है? तो जब मनोरंजन के लिए मातृभाषा है, मतदान के लिए मातृभाषा है, व्यापार के लिए मातृभाषा है, परिवार के लिए मातृभाषा है, तो ऐसी कौन सी मजबूरी है जो हमारे लिए सौतेली भाषा के चरणों में नतमस्तक होना पड़ता है? कहीं ऐसा तो नहीं ये हमारा इंग्लिश के प्रति अति व्यामोह है जो हमारे लिए उसको अपने पास रखने के लिए मजबूर कर रहा है? एक माँ ने एक विदेशी महिला के सामने एक बात रखी और बड़े फख्र के साथ रखी और गौरव मान करके रखी कि शायद मैं जो बात रख रही हूं
इसका परिणाम इस विदेशी महिला के चेहरे पर मुस्कान के रूप में मुझे मिलेगा। क्या रखती है वो? एक्सक्यूज मी मैडम, मेरा बेटा तो ऐसे स्कूल में पढ़ता है जहां पर हिंदी बोली ही नहीं जाती। हिंदी में बोला उस माने कि मेरा बेटा तो ऐसे स्कूल में पढ़ता है जहां पर तो हिंदी बिल्कुल भी नहीं बोली जाती। अब वो प्रतीक्षा कर रही वो विदेशी महिला के चेहरे को देखने के लिए कि इसके चेहरे पर मुस्कान आती है कि मान आता है, लेकिन न मुस्कान आई न गुमान आया, वो पूरी मिलान हो गई। और विदेशी महिला बोलती है, धिक्कार है तुम्हारे लिए कि तुम्हारे बच्चे और तुम अपनी मातृभाषा के प्रति बहुमान खो चुके हो। और यदि हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारे भारत में इतने सारे राज्य हैं और इतने सारे राज्यों की अपनी अपनी अलग अलग भाषाएं हैं, और जब एक भाषा नहीं है तो हमें मजबूरी में अंग्रेजी को स्वीकार करना पड़ता है, तो मैं आपके लिए इस समस्या का भी समाधान दे दिए देता हूं। सुनना चाहेंगे आप कि जाना चाहेंगे? कुछ लोग चले गए थे, वापस लौट करके आ गए। आओ अब लौट चलें। तो सुनो, ये मेरा वाक्य नहीं है, ये गुरुदेव का वाक्य है। आओ अब लौट चलें। आप लोग को वो गाना याद आ रहा होगा और मेरे लिए तो गुरुदेव याद आ रहे हैं इस सेंटेंस के पीछे। आओ अब लौट चलें। भविष्य की बात बहुत कर ली, वर्तमान की भी बहुत सोच ली, लेकिन मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। हर व्यक्ति का अपने जीवन में एक आदर्श होता है, रोल मॉडल होता है। रोल मॉडल भविष्य का व्यक्ति होता है, वर्तमान का व्यक्ति होता है कि अतीत का व्यक्ति होता है? बताओ, आप तो सब शिक्षक हैं ना। पिछले दिनों तो कई बार 2-3-4 सेशन बच्चों के हुए, आप भी के विद्यालयों के। आज तो बच्चे कोई नहीं है, शिक्षक हो आप लोग। लेकिन शिक्षक भले ही हो, विद्यार्थी बन के सुनना, क्योंकि अर्थी यानी कि प्रयोजनभूत प्राप्त तभी होता है जब आप अर्थी बन जाते हैं, लाभार्थी बन जाते हैं, हितार्थी बन जाते हैं और विद्यार्थी बन जाते हैं, तब आपको मिल पाएगा। और ये मत समझना कि सामने वाला भी, बोलने वाला कोई अध्यापक है, वो भी जो बोल रहा है पहले वो उसको सुन रहा है, तो पहले वो विद्यार्थी है, फिर एक दूसरे विद्यार्थी से अपनी बात साझा कर रहा है। तो रोल मॉडल अतीत का व्यक्ति होता है, वर्तमान का होता है कि भविष्य का होता है? आप लोगों के जीवन में अपने अपने आदर्श होंगे ना। क्या आपके जीवन में ऐसा कोई आदर्श होगा जो आज से 50 साल बाद पैदा हो और वो आपका आदर्श बन जाए? आपके जीवन में ऐसा कोई आदर्श होगा जो आज ही पैदा हुआ हो और आपका आदर्श बन जाए? इसका मतलब है आदर्श हमेशा वो होता है जो अतीत में हुआ है। तो अतीत को यदि आप आदर्श के रूप में स्वीकार करते हैं तो अतीत की सारी क्रियाओं को अपने जीवन में स्वीकार करने में अपने आप को बैकवर्ड क्यों मानते हैं? हर व्यक्ति के मन में ये बात होगी कि हमें इस भारत को राम राज्य लाना है ना? तो पूछना चाहते हैं, राम 100 साल बाद होंगे कि आज हैं? यदि तुम्हारा लक्ष्य राम राज्य लाना है तो राम तो अतीत में हो गए, लेकिन जब राम की क्रियाओं को, राम के आचरण को हम अपने जीवन में अपनाते हैं तो अपने आप को बहुत हम पिछलग्गू और बैकवर्ड पाते हैं। ये हमारे आदर्श और हमारे अभ्यास के बीच में बड़ी खाई हमने पैदा कर दी, और जब तक इस खाई को नहीं पाटोगे आपके जीवन में शिक्षण और शिक्षक इन दोनों का सही मूल्य आ पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। मैं क्यों कहूँ, आपको किसी प्रकार से तिरस्कृत नहीं करना चाहता, क्योंकि पुरस्कृत किया गया है तो तिरस्कृत करना अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन हमारी स्वयं की सोच जो हमें तिरस्कृत करती है, मैं सिर्फ उसकी समीक्षा आपके सामने करना चाहता हूं। तो जब आदर्श भी हमारे जीवन में अतीत का होता है तो हम यदि लौटने की बात कहें तो हमारे लिए अपने आप के जीवन में गौरव को नहीं आता है, क्योंकि लौटने में गौरव है। स्वर्णिम अतीत, ये बोलने में तो कितना अच्छा लगता है, भारत का स्वर्णिम अतीत, लेकिन स्वर्णिम बनाना चाहते हो तो अतीत की ओर लौटना पड़ेगा, उन सब आचरणों की ओर लौटना पड़ेगा। कोई टाइमिंग मशीन नहीं है कि जो आपको पीछे पैदा कर दे, लेकिन आज आपके अपने टाइमिंग में वो चीज लानी पड़ेगी जो आपको अतीत से जोड़ दे। अब एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं,
जो आपके पास अभिभावक आते हैं अपने बच्चों को दाखिला देने के लिए, और अभिभावक कहते हैं देखो मैडम, देखो सर, बच्चे को टोटली मराठी मीडियम में नहीं पढ़ाना, क्योंकि हमारे बच्चे बाद में जाकर के इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने वाले हैं। और कुछ लोग तो, कुछ शिक्षक तो इंग्लिश मीडियम स्कूल से यहाँ आए हुए हैं। और माता पिता की अक्सर शिकायत रहती है कि नहीं, हमारे बच्चे को यदि आप मोटी फीस लेके पढ़ाना चाहते हैं तो सौतेली भाषा में पढ़ाएं, तब तो हम स्वीकारते हैं। मैं सौतेली इसलिए बोल रहा हूं ताकि इंग्लिश बोलने पर आपके लिए थोड़ा सा गुरेज हो सकता है, सौतेली बोलने पर आपको बात पूरी समझ में आ सकती है, क्योंकि सौतेलापन किसने आपके साथ जोड़ा है ये तो आप ही स्वयं समझिए। तो अभिभावक की उस चिंता को, उस समस्या को समाधान देने के लिए आपको शायद मजबूरन इंग्लिश मीडियम स्वीकार करना पड़ा होगा, ऐसा हम मानते हैं, ऐसा मान के हम चलते हैं। आप लोग क्या मानते हो आप जानो। ये बुखार जापान भी पहुंचा, क्योंकि वहां पर भी वर्ल्ड, ग्लोबल, ये सब बातें होने लगी, होती ही हैं। और जापान जैसा विकसित देश, जब ये बुखार पहुंचा वहां पर, कि वहां के अभिभावक भी कहने लग गए कि नहीं, अब जापानी माध्यम में मात्र शिक्षा नहीं होनी चाहिए, इंग्लिश माध्यम में भी शिक्षा दी जानी चाहिए। हमारे बच्चे जब विश्व में व्यापार करने जाएं, विश्व में नौकरी करने जाएं, तो वहां पर उनको वैश्विक भाषा अंग्रेजी से कहीं किसी प्रकार से पीछा ना देखना पड़े, कदम से कदम चला के चलें, इसलिए आपको अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाना चाहिए। तो जापान तो विकसित राष्ट्र है, लेकिन बोध के रूप में भी और शोध के रूप में भी। भारत जैसा विकसित राष्ट्र या विकासशील, आप क्या मानते हो तो आप ही जानो। डॉक्टर कलाम ने कह दिया था राष्ट्रपति बनते ही कि भारत को आज अपने आप को विकसित मान लेना चाहिए, क्योंकि यदि आपका विकसित होने का आधार अमेरिका है तो वो तो 20 साल पहले विकसित हो चुका था, तो उतने 20 साल बाद तो हम अमेरिका के लेवल तक पहुंच चुके हैं, तो आज हम विकसित क्यों नहीं है। और यदि आपने पैरामीटर सिर्फ अमेरिका को मान के रखा है तो आप कभी विकसित नहीं हो पाएंगे। 20 साल बाद भी आप अमेरिका की बराबरी करेंगे तो 20 साल बाद अमेरिका और आगे 20 साल आगे पहुंच जाएगा। तो आप क्या मानते हैं आप ही समझिए। तो जब बुखार जापान पहुंचा, तो जापान में पहुंचने के बाद शोध हुई कि वाकई में एक जापानी विद्यार्थी के लिए इंग्लिश कितनी आवश्यक है। सुनना, ये शोध भारत में नहीं हुई होगी, और शायद आपने भी इस शोध को सुना भी नहीं होगा। कई बार यहाँ पर इस सभा में इस बारे में चर्चा हुई है, लेकिन आज आप लोग शायद पहली बार आए हैं, लेकिन हम उम्मीद करते हैं अंतिम बार नहीं आए। मेरी उम्मीद ठीक है ना? शिक्षकों से पूछ रहा हूं मैं, उम्मीद ठीक है ना? क्योंकि प्रत्येक दिन उम्मीद के साथ पैदा होता है, जन्म होता है, और अनुभव के साथ खत्म। लेकिन अनुभव ऐसा मिले ताकि उम्मीद बरकरार रहे। तो जापान जब ये बुखार पहुंचा तो शोध हुआ कि एक जापानी विद्यार्थी के लिए इंग्लिश कितनी अनिवार्य है। तो शोध में सामने आया कि एक जापानी विद्यार्थी प्राइमरी से लेकर के और हायर सेकेंडरी तक इंग्लिश माध्यम के विद्यालय में पढ़कर के जितनी इंग्लिश सीखता है, समझता है, उतनी इंग्लिश तो वो 12वीं के बाद सिर्फ 3 महीने में सीख सकता है। तो जिस चीज के लिए हम 3 महीने में पा सकते हैं, उसके लिए हम 15 साल खर्च क्यों करें? बात समझ में आ रही है आपको? यदि आपको इंग्लिश का व्यायाम वो छूटता नहीं है ना, तो इस बात से आप समझ पाओ कि जो चीज के लिए मेहनत आप सिर्फ 3 महीने खर्च कर सकते हैं, उसके लिए 15 साल खर्च क्यों कर रहे हैं? ऐसी कौन सी मजबूरी है? आप सबके हाथों में जो सैमसंग का मोबाइल है, कंपनी कौन सी है? कोरियन कंपनी है। एक कोरियन कंपनी जब अपना सैमसंग का कोई भी गैजेट्स किसी भी देश में प्रस्तुत करती है, तो भारत तो क्या, भारत की राजधानी दिल्ली से भी छोटा सा देश जिसका नाम इजराइल है, उस इजराइल में भी उसके सारे गैजेट्स हिब्रू में लॉन्च किए जाते हैं। तो जब छोटे से छोटे बाजार में भी उस भाषा में अपने सारे गैजेट्स प्रोवाइड करने के लिए सैमसंग कंपनी मजबूर है, तो इतने मजबूत व्यापार जहां भारत की इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था है, वहां पर सारे प्रोडक्ट्स को इंग्लिश में बेचने के लिए मजबूर क्यों है? ये मजबूरी सैमसंग की नहीं, एक कमजोरी भारतीयों की है। और यदि तुम्हारे लिए भारतीय होने का गौरव समाप्त हो गया है, तब जाकर के सौतेली भाषा के प्रति प्रेम उमड़ता है। लेकिन सौतेली भाषा सौतेला व्यवहार छोड़ नहीं सकती, ये भी आपको ज्ञात होना चाहिए। अब एक बात और सुन लो, क्योंकि समय आपके पास भी कम है और हमारे पास भी कम है।
समझ दोनों के पास पर्याप्त मैं मान के चलता हूं। प्रत्येक वर्ष भारत के प्राथमिक विद्यालयों में 12 करोड़ छात्रों का प्रवेश होता है। एक सर्वे के मुताबिक आपको बता रहा हूं, प्रत्येक वर्ष भारत के प्राथमिक कक्षा के विद्यालयों में 12 करोड़ छात्र एडमिशन लेते हैं, लेकिन वो 12 करोड़ छात्रों में से सिर्फ 40 लाख छात्र हैं जो कॉलेज तक पहुंच पाते हैं। क्यों? धन के अभाव के कारण। जैसा अभी महाराज ने बताया, धन का अभाव इसमें बाधक नहीं बनता, इंग्लिश का व्यामोह इसमें बाधक बन जाता है। यदि आप मातृभाषा में यदि उनको अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की स्वतंत्रता दे दें तो कोई बड़ी बात नहीं। जो प्राथमिक कक्षा नहीं भी पढ़ पाए हैं, ऐसे किस धनाभाव के कारण ऐसे विद्यार्थी माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं तक पहुंचते पहुंचते और प्रमोशन के माध्यम से 12 करोड़ भले ही प्राथमिक कक्षा में पढ़े थे, लेकिन कॉलेज तक पहुंचते पहुंचते 20 करोड़ तक हो सकते हैं। सिर्फ मात्र तुम माध्यम को अलग कर लो तो, लेकिन तुम्हें अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाना और अपने बच्चों को पढ़वाना इतना हितकर लगता है कि वो बच्चे जो 12 करोड़ शुरुआत में प्राप्त हुए, बाद में जाके सिर्फ 40 लाख बचते हैं। अब आप सोचो कि हमारा भारत तो पूरा साक्षर हो गया है, साक्षर तो हो गया, अक्षर पढ़ना तो उनको पूरा आ गया, लेकिन अध्यात्म पढ़ना, अपने जीवन में अभ्यास को करना बहुत दूर है। कहाँ 12 करोड़ और कहाँ 40 लाख, ये तो सिर्फ सर्वे है, अंतर इससे भी ज्यादा हो सकता है। लेकिन लॉर्ड मैकॉले ने तो अपने उस वक्तव्य को सार्थक कर दिया कि इनको अपनी भाषा और संस्कृति और शिक्षा से बेदखल कर दिया जाए तो हम भारत को गुलाम बनाने में कामयाब हो जाएंगे। वो उस नीति पर चले, कामयाब हो गए। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपनी जान को दी, आपको आज़ाद कर गए, लेकिन वो आज़ाद करने के बाद ये सोच रहे होंगे हम किन के लिए मर गए। और यदि आप ये सोचते हैं हम क्या करें, सभी ऐसा करते हैं, तो उन्हीं आज़ाद भारत, आज़ादी दिलाने वाले एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिसका नाम था भगत सिंह, उसने एक बहुत अच्छी बात कही थी। सुनोगे आप लोग? थोड़ी कड़वी बात है, क्योंकि इस कड़वेपन को स्वीकार करना बहुत कठिन है। उसने कहा था कभी किसी दूसरों के भरोसे कोई काम मत करना, क्योंकि दूसरों के कंधों पर तो जनाजे उठाए जाते हैं, और तुम यदि अपने आप को जीवित पाते हो तो अपने कंधों को मजबूत करना। दूसरों के कंधों पर जनाजे उठाने के लिए खुद को मरना पड़ता है, और जीवित व्यक्ति को जीवित अवस्था में मरना अच्छा नहीं माना जाता है। दुनिया में 2 ही प्रकार के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो परिश्रम करने में विश्वास करते हैं, और एक वो होते हैं जो श्रेय लेने में विश्वास करते हैं। लेकिन इन दोनों व्यक्तियों में से किसी एक ऑप्शन को आपको स्वीकार करना हो तो पहला वाला सुनना, पहला वाला चुनना, क्योंकि दूसरे में प्रतिस्पर्धा बहुत है, कंपटीशन बहुत है, आप उसमें कॉम्पीट कर ही नहीं पाएंगे। क्रेडिट लेने की होड़ और उसमें पड़ा हुआ कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि शायद इससे भी आसान तरीके से आप काम करके आगे बढ़ सकते हो। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपने आप को आहूत करके जिस सन 47 के दिन आपको आज़ादी प्रदान की, उस आज़ादी के जश्न को मनाने वालों में कम ही लोगों को याद होगा कि जश्न मनाने लायक यदि हमें तैयार किया है तो मंगल पांडे ने किया है। लेकिन मंगल पांडे को नहीं मालूम था मैं अपने आप की बलि दे रहा हूँ तो इसका परिणाम क्या होगा। उसको लगा कि इस देश के लिए मेरा मन मटना कुछ भी काम कर सकता है, तो मैं यूनिट बन जाऊं। वो यूनिट बना, और जब उसकी यूनिट को कई लोगों ने सराहा, यस कहा, यानी यूनिट में यस का वाई जोड़ दिया, तो यूनिटी बन गई। और जब यूनिटी बन गई और देश आज़ाद हो गया तो मंगल पांडे यूनिट न रह करके यूनिक बन गया। यदि आप भी चाहते हैं कि इतनी बड़ी बिगड़ी हुई लेक्चर व्यवस्था को, इस शिक्षा व्यवस्था को हम पुनरुद्धार करना चाहते हैं, तो आपको यूनिट बनना पड़ेगा। कौन शुरुआत करेगा? वो कर ले, फिर हम पीछे हो जाएंगे। वन कैन मेक फूल सम ऑफ द पीपल सम ऑफ द टाइम, ये आपने अंग्रेजी पढ़ाने वालों ने सुना होगा।
कि कोई भी व्यक्ति कुछ व्यक्तियों को कम समय के लिए मूर्ख बना सकता है, कोई भी व्यक्ति सभी व्यक्तियों के लिए कुछ समय के लिए मूर्ख बना सकता है, कोई भी व्यक्ति सभी कुछ व्यक्तियों के लिए हमेशा के लिए मूर्ख बना सकता है, लेकिन कोई भी व्यक्ति सभी के लिए हमेशा के लिए मूर्ख नहीं बना सकता। इसीलिए आपको यदि इस नई शिक्षा नीति को लागू करवाना है तो एक चीज को अपने जीवन में स्थान देना पड़ेगा कि हम नई शिक्षा नीति को कितनी जल्दी लागू कर सकते हैं, भाषा के रूप में। क्योंकि भाषा भरोसे का नाम है। जब आप सपने भी मातृभाषा में देखते हैं, जब आप इंटरव्यू भी मातृभाषा में भले ना लेते हो, लेकिन इंटर करने के बाद आपको मातृभाषा से ही गुरेज करना पड़ता है, उसमें ही आपको जाना पड़ता है, तो फिर ऐसी कौन सी मजबूरी है। एक अंतिम बात, समय मैंने पर्याप्त समझ लिया, एक अंतिम बात मैं कह दूं, वो ये प्रश्न पूछना चाहता हूं आपसे। आप शिक्षक भी हैं और आप एक अभिभावक भी हैं, आप माता पिता भी हैं अपने बच्चों के, हैं कि नहीं? क्या आप अपने बच्चों को किसी एक असंयमी व्यक्ति के पास रख करके संयमी की उम्मीद कर सकते हो? क्या आप उम्मीद कर सकते हो कि आपका बच्चा जिस शिक्षक के पास पढ़ रहा है वो असंयमी है, असंस्कारवान है, तो वहां से वो संस्कार लेकर के आएगा? कर सकते हो? क्या ये उम्मीद बेबुनियाद नहीं है? तो जिन माता पिताओं ने आपके हाथों में अपने बच्चों को बच्चियों को दिया है, सौंपा है, वो भी उम्मीद करते होंगे कि हमारे बच्चे इन सर से और मैडम से संस्कार लेकर के आएंगे। लेकिन कोई भी बच्चा आकार तब पाता है जब पहले सांचा आकार पा चुका हो तो। और सांचा यदि आकार पाया है तो सांचे से निकलने के बाद उस वस्तु को आकार पूरा देने के लिए कुछ फिनिशिंग और लगती है। इसीलिए गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने, उन्होंने भी अपने आशीर्वाद से और आप सब लोगों के पुरुषार्थ से 5 प्रतिभा स्थलियों का निर्माण कराया है। प्रतिभा स्थली नाम सुना आप लोगों ने? महाराष्ट्र में एकमात्र है रामटेक के रूप में, मध्य प्रदेश में 3 है और छत्तीसगढ़ में 1 है। इन प्रतिभा स्थलियों में पढ़ाने वाली शिक्षिकाएं जो हैं, क्योंकि वो सब बच्चियों के लिए स्कूल है, कोएड नहीं है, क्योंकि कोएड एक अपने आप में जीवन पर बहुत बड़ा एक दंश है। मैं इस बात को अभी रखना नहीं चाहता, समय पूरा हो गया, लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ उसको पूरी कर लूँ कि उन प्रतिभा स्थलियों में सारी बच्चियाँ पढ़ती हैं और पढ़ाने वाली सारी शिक्षिकाएं हैं। लेकिन शिक्षिकाएं जिनको कोई वेतन नहीं मिलता है, लेकिन जिन्होंने अपने चेतन को शुद्ध और परिष्कृत करने की ठान ली है, ऐसा गुरुदेव का आशीर्वाद रूपी उनको वेतन मिलता है। वो सारी शिक्षिकाएं शुरुआत में तो आई थी अपने आप को संन्यास के मार्ग को बढ़ाने के लिए, लेकिन उन्होंने गुरुदेव के आशीर्वाद से आपके बच्चों को शिक्षा देना ही अपना संन्यास मान लिया है। और ऐसी उन शिक्षा विद्यार्थी और ऐसी वो प्रतिभाशाली की शिक्षिकाएं सारी की सारी बाल ब्रह्मचारिणी बहनें हैं। सुन रहे हैं कितनी संख्या में है? 5 प्रतिभा स्थलियों में कम से कम 400 से 500 बाल ब्रह्मचारिणी शिक्षिकाएं आपके होनहार बच्चियों के लिए शिक्षा देने के लिए तैयार है। अब अभी तालियां आपकी हम अभी नहीं चाहेंगे, पहले पूरी बात सुन लो। नाम सुना होगा ना आपने, रावतपुरा सरकार का सुना है? इनके भी कई सारे शिक्षण केंद्र चलते हैं। जब वो चंद्रगिरी छत्तीसगढ़ में है, जहाँ पर अभी वर्तमान में गुरुदेव विराजमान है, अभी तो वर्तमान में गुरुदेव हैं, लेकिन आज से 3-4 साल पहले जब वो चंद्रगिरी की प्रतिभा स्थली का मुआयना करने आए थे रावतपुरा सरकार, तो वहाँ की जो ट्रस्ट कमेटी है उन्होंने वहाँ की जो बिल्डिंग्स हैं वो सब दिखाई होंगी कि देखो ऐसी ऐसी बिल्डिंग हैं, ये सब छात्राएं हैं, ये सब शिक्षिकाएं हैं। तो सारे भवनों को देख करके रावतपुरा सरकार के चेहरे पर जरा सी भी सिकन नहीं आई। हाँ होते हैं, अब इतना बड़ा विद्यालय है तो भवन तो होंगे ही होंगे, और आप भी जाओगे तो आप भी यही कहोगे कौन सी बड़ी बात है, हमारे यहाँ भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं। तो कोई चेहरे पे सिकन नहीं आई। बच्चों को बताया, अब बच्चे तो कोई यदि मुख्य अतिथि आया है तो हर बच्चे शालीन बन जाते, संस्कारवान बन जाते, आपके स्कूलों में बनते होंगे, और पहले सिखा दिया जाता है ना। भवनों को देख करके उनके चेहरे पर मुस्कान आई, ना बच्चों को देख के चेहरे पर मुस्कान आई।
और जब उसके बाद उन्होंने अपनी बात रखी, आपको सुनना बहुत लाजमी है। उन्होंने कहा कि जितने आप भवनों को बता रहे हैं, बच्चों को बता रहे हैं, इससे कई बड़े बड़े भवन रावतपुरा सरकार के कई शिक्षण संस्थानों में हैं, और इससे भी ज़्यादा स्ट्रेंथ हमारे विश्वविद्यालय और विद्यालयों और महाविद्यालयों में है। ये कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन उसके बाद जो उन्होंने अपने आप को स्वीकार करना पसंद किया और जो कहा वो आप सुनिए। ये दोनों कोई बड़ी बात नहीं, भवन बड़े बड़े बन जाना कोई बड़ी बात नहीं, बड़ी संख्या में छात्र मौजूद हो जाना कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन जब उन शिक्षिकाओं की वो दृष्टिपात किया तो रावतपुरा सरकार ने पूरे सबके सामने बात स्वीकार की। इसलिए मुझे कहने में कोई परहेज नहीं है कि रावतपुरा सरकार 10 जन्म भी ले ले तो भी इन शिक्षिकाओं में से एक शिक्षिका तैयार नहीं कर सकता जो आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज ने तैयार की। इसीलिए छात्रों को तैयार करने के पहले गुरुदेव ने शिक्षकों को तैयार किया। और आज आप शिक्षक बनकर के भी आए हैं तो विद्यार्थी बनकर के भी आए हैं, तो उस विद्यार्थी की इतनी सी बात को आप अपने जीवन में गांठ बांध के अवश्य रख लेना कि हम एक सांचा बनने जा रहे हैं, तो सांचे को आकार पहला न लाना पड़ेगा, वस्तु आकार बाद में पाएगी। आप सबको वो आकार मिले ताकि उस सांचे में जाने के बाद बच्चों को संस्कार मिले। अहिंसा परमो धर्म की, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिव शौक्य सिद्धि, चिंतामणिम चिंतित वस्तु दाने, त्वां वंदमानस्य ममास्तुते।